यूरोप की पर जो डिपेंडेंसी है ना गैस पे, रशियन गैस पे, ये है असल ताकत रशिया की आज की तारीख में। देखें, इसी डिपेंडेंसी से तो हाई इन्फ्लेशन हुई है, इसी डिपेंडेंसी से तो हाई डेट हुआ है, इन्फ्लेशन की जैसे और कर्जे ले रहा है यूरोप और अमेरिका। यूरोप में आपके स्विट्जरलैंड के 3 बैंक आपके बैंकरप्ट हो गए, अभी एक फ्रांस की एक बैंक है वो बैंकरप्ट हो गई, रशिया में बैंकों ने लॉसेस दिखाए हैं, बैंक ऑफ बेल्जियम ने लॉस दिखाया, अमेरिका के अंदर 3 बैंकें बैंकरप्ट हो गई हैं, 183 बैंक्स अभी बैंकरप्सी के कगार पे खड़ी हुई है अमेरिका के अंदर। ये क्या है? बात इंडिया के ब्लॉक में नहीं भी आना है, चले फॉर एग्जांपल 7-8 साल बाद इंडिया का ब्लॉक बन जाता है, पाकिस्तान नहीं जाना चाहता ना जाए, अमन तो कायम कर ही सकता है, ट्रेड तो कर सकता है, टेररिज्म तो खत्म कर सकता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दिव्य कुमार जी के साथ एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रशिया यूक्रेन वार के सेकंड एपिसोड में। पहले एपिसोड में आपने देखा कि बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने अहाता किया था जंग की वजूहात और जो क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, और यूरोप और अमेरिका जो डिफेंड कर रहे हैं यूक्रेन को, इसकी वजूहात के ऊपर हमने गौर किया। अब आगे चलते हैं। तो देवक जी, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर। कैसे हैं आप? नमस्कार। जी नमस्कार, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और आप कैसे हैं? जी मैं बढ़िया हूँ। अच्छा देवक भाई, आगे चलिए जरा। आप बता रहे थे कि किस तरीके से ये सारे मामलात हुए, और इसमें आपने जो मेन एक एंड पे आपने बात की थी कि जो पुतिन है या इधर चाइना और मोदी जी, ये ये तीनों इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। लेकिन हमें जब नजर आता है कि हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया की आपस में इतनी ज्यादा कुछ बनती नहीं है, तो आप कैसे फिर ये सारी बात कर रहे हैं कि जी ये एक ब्लॉक बना हुआ है? और दूसरी तरफ हमने देखा कि मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो उनका बहुत ज्यादा वहां पर इस्तकबाल भी होता है, उन्हें रिस्पेक्ट भी दी जाती है। आया कि यूएसए नहीं देख रहा कि इंडिया किस तरीके से इस ब्लॉक का हिस्सा है या वो रशिया को कैसे सपोर्ट कर रहा है, और उसके बावजूद भी जो यूएसए है वो मोदी जी को इतनी रिस्पेक्ट या इंडिया को इतना क्यों फेवर दे रहा है? इसके ये सारी वजूहात के ऊपर भी आप हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं जब कहता हूँ ना कि ये तीनों मुल्क साथ हैं, तीनों लीडर साथ हैं, उसमें जाहिर सी बात है एक ही मसला आता है शी जिनपिंग और मोदी का, बाकी सब तो क्लियर है। वो देखें, मैं इस जंग के ऊपर कह रहा हूँ, और इस जंग कौन सी, यूक्रेन के ऊपर नहीं, ये जंग जो वेस्ट के साथ चल रही है उसके ऊपर वो साथ है। इसका मतलब कतई नहीं है कि सारी चीजें बेहतर हो गई हैं, वो लैंड डिस्प्यूट चाइना ने भी खत्म कर दिए, इंडिया ने भी खत्म कर दिए, उनके बीच की ट्रेड वॉर खत्म हो गई, नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो एक अलग मामला है। इंडिया एक है ना इश्यू बेस्ड डिसीजंस लेता है, इंडिया एक ओवरऑल कंपल्सिव या इरेशनल डिसीजंस नहीं लेता। ये जो इश्यू है, इस इश्यू के ऊपर ये तीनों साथ हैं। ठीक है, इसके ऊपर देखे ना, रशिया का जैसे स्टालिन थे, स्टालिन ने थर्ड रिच को तबाह किया और एक तरीके से ये जर्मनी को और पूरे यूरोप को आजाद करवाया हिटलर के चंगुल से। इसी तरीके से आज के टाइम में पुतिन जी और मोदी ये एक न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर काफी हद तक सक्सेसफुल भी हैं। टाइम लगता है, ये नहीं कह रहा रातों रात बन जाएगा, हाँ, लेकिन सक्सेसफुल है अब तक, और वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया की जान छूटे ये अमेरिका से, ऑयल फार्मा आर्म्स लॉबी से, और बाकी ऐसे दूसरे लोगों से जिसको हम डीप स्टेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब डीप स्टेट को देखा सर, डीप स्टेट को कंट्रोल तो देखे कौन करता है, ये ऊपर के लेवल और है, लेकिन जो दुनिया के सामने है वो उसे कंट्रोल करता है जॉर्ज सोरोस। पुतिन ने अरेस्ट वारंट इशू किए हैं जॉर्ज सोरोस के रशिया में। चाइना का ग्लोबल टाइम्स लिखता है जॉर्ज सोरोस टेररिस्ट है। इंडिया का और जॉर्ज सोरोस का जो अभी रिसेंट पंगा हुआ था वो आपको पता ही है। जॉर्ज सोरोस खुल के सामने आ गया था कि मैं अपनी पूरी दौलत लगा दूंगा लेकिन मोदी को हटाऊंगा 24 पे। अब आपका जो सवाल था कि इंडिया को इतना वेल रिसीव वेस्ट में भी किया जाता है, इधर भी किया जाता है, सर वेल रिसीव इसलिए किया जाता है क्योंकि वेस्ट की आज मजबूरी है ना, रशिया से पंगे लिए में, चाइना तो चाइना से बनती नहीं है। ठीक है, अगर आप इंडिया से भी पंगे ले लेंगे तो वेस्ट करेगा क्या पूरी दुनिया में? कहाँ जाएंगी उनकी फैक्ट्रियां, कौन करेगा उनका काम, कौन करेगा उनसे ट्रेड, उनके लोग खाएंगे कहां से?
वो भले डेवलप कंट्री हो, पर डेवलप कंट्री जो चलते हैं ना, वो डेवलपिंग की वजह से चलते हैं। और ये डेवलपिंग कंट्रीज में चाइना, इंडिया, रशिया एक के साथ बिला वजह का पंगा काटा हुआ है, दूसरे के साथ असल में पंगा है। अब इंडिया से भी अगर ये कर लेंगे तो ये मजबूरी है वेस्ट की, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वेस्ट इसे बर्दाश्त कर रहा है। मैंने कहा ना, डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस ने खुल के बोला ना, मोदी को हटाना है 24 में, मैं अपनी पूरी दौलत लगा दूंगा। और उसने बोला कि मैंने पिछले 9 साल में $5 बिलियन लगाए हैं मोदी को हटाने के लिए, और मैं आगे और लगाऊंगा। तो आप ये तो ये देखें वेस्ट ना, की हिपोक्रेसी है। देखें वेस्ट की, आप उसे बहुत कुछ बोल सकते हैं, हिपोक्रेसी से भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल सकते हैं, पर बात वही है ना, जिसके हाथ में ताकत है ना, तो वही बात है। वो मैंने आपको इंडिया वाला काम समझाया था ना, वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो जब आएगी ताकत तब करेंगे। जब जैसे अब देखें ना, इंडिया ने बहुत सारी चीजें पिछले 9 साल में की, पर आते ही 14 में तो नहीं कर ली ना, जबकि 14 में भी मसले तो वही के वही थे। इंडिया ने अपनी ताकत बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। इंडिया के पास सर मेजोरिटी तो 14 में भी थी ना, पर 370 14 में क्यों नहीं हटाया, 19 में क्यों हटाया? क्योंकि 14 से 19 में उन्होंने पूरे ओआईसी और मुस्लिम वर्ल्ड को अपने साथ मिलाया। पहले वो ताकत अपने साथ कर ली, पाकिस्तान की उस ताकत को खत्म किया और अपनी ताकत में इजाफा किया, फिर 370 हटाया। ऐसे ही बहुत सारी और चीजें की। तो हमें इस नजरिए से देखना है कि इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, सऊदी अरब हो, जो इमर्जिंग कंट्रीज है, इंडोनेशिया हो, ठीक है, ये जो इमर्जिंग कंट्रीज है सर, ये ताकत आजकल ले रहे हैं सोच समझ के, अपने डिसीजन ऐसे ले रहे हैं कि हमारी ताकत और दिन ब दिन बढ़ती जाए, ताकि हम वेस्ट को टैकल कर सकें इशू बेस। पाकिस्तान की तरह वो इमोशनल नहीं, यार वेस्ट ने हमारे साथ बुरा किया, हम तो बात ही नहीं करते, जाओ भाड़ में, ऐसे नहीं कर सकते ना। आज भी टेक्नोलॉजी में तो दुनिया में सबसे आगे वेस्ट है ना, अमेरिका है, ठीक है। बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आपकी यूरोप के पास है, यूरोप के पास भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि उधर पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। तो आपकी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन सेकंड लार्जेस्ट हमेशा आपकी यूरोप ही होती है, ज्यादातर मुल्कों की। तो हमें ये चीज भी देखनी है। अच्छा, इसमें आप कैसे देख रहे हैं कि जो अभी यूरोप की और वेस्ट की तैयारी नहीं थी जंग के हिसाब से, या कैसे वो ये अब इतना आपने जैसे बताया कि 4 सूबों के ऊपर उसने कब्जा भी कर लिया है पुतिन ने, ये अगर शिकस्त खा जाता है वेस्ट और अमेरिका यूक्रेन के अंदर, तो ये बड़ी बदनामी वाली बात नहीं होगी इनके लिए? देखिए, बदनामी वाली बात तो होगी, लेकिन इसके अंदर देखें, इससे पहले भी बहुत कुछ हो रहा है, अभी तक कम बदनामी हुई। आपका आर्टिक सर्कल अमेरिका की तरफ से चला गया। लेकिन जो बैठे हुए जो एनालिस्ट कर रहे हैं ना, एनालिस्ट, उनको तो सच्चाई पता ही है ना। दुनिया के हर मुल्क की गवर्नमेंट को तो सच्चाई पता है ना, आम आदमी को नहीं पता। वो मीडिया में प्रोपागेंडा जो चल रहा है वो चलता रहे। ये इंडिया की मीडिया कम है सर, इंडिया की मीडिया में भी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो रहा है, पुतिन खत्म हो गया, रशिया खत्म हो गया, ये हो गया, फला हो गया। मीडिया मीडिया मैंने कहा ना, देखो ही नहीं। दिमाग खराब करना हो ना तो जाके मीडिया देखा करो, मतलब ना, नहीं तो नहीं देखा करो, सीधी सी बात है। मीडिया देखने जैसा ऐसा ही है जैसे पागल खाने में बैठ के आप लोगों को देख रहे हो उधर, हाँ क्या हो रहा है, ये ऐसा है मीडिया देखना। आज के टाइम में कोई भी मीडिया हो, बड़ा दिमाग खपाना पड़ता है सर। अगर एक बात को आपको ऑथेंटिकेट करनी है ना, 6 मीडिया आउटलेट पढ़ो, 6 अलग अलग मुल्क के, तब जाके आपको बात समझ में आती है, असल सच्चाई। अच्छा, असल सच्चाई ये थी, एक जगह से पढ़ के आप सच्चाई कभी नहीं निकाल सकते आज के टाइम में। हम्म, इसके अंदर देखें सर, 2-3 चीजें थी। पुतिन ने पिछले 1.5 साल में जंग के दौरान $221 बिलियन मजीद कमाए हैं। ये जो ऑयल और डॉलर के एक्सपोर्ट्स किए हैं, ऑयल और गैस के। अच्छा, आपको पता है ये आपका यूरोप का सारा यूरेनियम भी फ्रांस से, रशिया से जाता था। अमेरिका के सर 50% यूरेनियम रशिया से एक्सपोर्ट होते थे। अमेरिका के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे जो यूरेनियम डलता है, फ्यूल, वो रशिया से जाता था, आज भी जाता है बाय द वे। वो उस पे सेक्शन नहीं लगा है, बाकी हर चीज पे सेक्शन लगा है, उस पे सेक्शन नहीं लगा है। यूरोप कैसे तबाह हो रहा है? देखिए, यूरोप सर तबाह इस तरह हो रहा है, रशिया 72, रशिया जो एक्सपोर्ट करता है ना यूरोप को गैस, वो करता है 1000 क्यूबिक फीट, जो बेचता है $270 पे।
$270 का 1000 क्यूबिक फीट। अमेरिका $1000 का 1000 क्यूबिक फीट बेचता है। पहला तो इधर आ जाता है प्राइस का मसला। दूसरा आ जाता है अमेरिका के पास इतनी गैस है ही नहीं कि वो पूरे यूरोप को कवर कर सके। गैस से मेरी मुराद है कि वो जमीन से निकालने की इतनी कैपेसिटी नहीं है। अमेरिका एक दिन में 9.6 बिलियन क्यूबिक फीट एक्सपोर्ट करता है। रशिया एक दिन में 23.3 बिलियन क्यूबिक फीट एक्सपोर्ट करता है, जो कि 72% यूरोप की कंजप्शन को फुलफिल करता है। यूरोप की पर जो डिपेंडेंसी है ना गैस पे, रशियन गैस पे, ये है असल ताकत रशिया की आज की तारीख में। देखें, इसी डिपेंडेंसी से तो हाई इन्फ्लेशन हुई है, इसी डिपेंडेंसी से तो हाई डेट हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से और कर्जे ले रहा है यूरोप और अमेरिका। यूरोप में आपके स्विट्जरलैंड के 3 बैंक आपके बैंकरप्ट हो गए, अभी एक फ्रांस की एक बैंक है वो बैंकरप्ट हो गई। रशिया में बैंकों ने लॉसेस दिखाए हैं, बैंक ऑफ बेल्जियम ने लॉस दिखाया। अमेरिका के अंदर 3 बैंकें बैंकरप्ट हो गई हैं, 183 बैंक्स अभी बैंकरप्सी के कगार पे खड़ी हुई है अमेरिका के अंदर। ये क्या है? ये देखें, इकोनॉमी तबाह हो रही है ना। इसके अंदर सर एक चीज मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। रशिया ने जो बहुत काम अच्छा किया, रशिया ने क्या किया, 28 मार्च 2022 को, अच्छा जंग शुरू होने से पहले क्या किया, जितने भी अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर पड़े थे अमेरिका ने सारे बेच दिए, वो बेच के गोल्ड खरीद लिया। अच्छा, रशिया में गोल्ड की खदानें भी हैं, डायमंड की खदानें भी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी। देखिए ये भी रशिया के हर चीज एडवांटेज में आती है। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने 28 मार्च 2022 को एक डिसीजन लिया कि अब जो रूबल होगी वो गोल्ड बैक करेंसी होगी, वो गोल्ड बैक होगी, डॉलर बैक नहीं होगी। और उसको जो रेट तय किया कि 5000 रूबल 1 ग्राम गोल्ड का होगा। जैसे ही ये किया सर, दुनिया में गोल्ड ऊपर चला गया और रशिया के जो 30% गोल्ड के रिजर्व थे उनकी 30% वैल्यू 1 सेकंड में बढ़ गई इस डिसीजन से। और अमेरिका की तबाही ही तबाही हुई है। और रशिया ने पिछले 1.5 साल में अपनी गैस हो, ऑयल हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, सिर्फ और सिर्फ रूबल में बेचे हैं यूरोप को। मैं अगर सिर्फ यूरोप की बात कर रहा हूं, यूरोप को जो भी चीज रशिया से गई है रूबल में गई है। आप इस चीज से अंदाजा करें कि रूबल और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, डॉलर कमजोर हुआ है, यूरो कमजोर हुआ है। इसमें मैं थोड़ी और भी बात करना चाहूंगा। यही काम किया था सदाम हुसैन ने, वो ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा था यूरो में, ठीक है। यही काम किया था गद्दाफी ने, वो ऑयल को उसने गोल्ड बैक कर दिया था, ऑयल की एक्सपोर्ट्स को, ठीक है। ये जो काम उन दोनों ने किए थे यही आज पुतिन कर रहा है। पर उनमें और इनमें फर्क क्या है? वो बेवकूफ थे, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके पास उनके खाना पास नहीं इतनी था। पावर नहीं थी। सर पावर तो मैं देखिए, असल पावर क्या होती है, मैं वही पावर की आपको बता रहा हूँ। पावर में क्या आता है? पावर में जब ऐसे काम होते हैं ना सर, ऐसी कामों में मिलिट्री पावर से ज्यादा आपको, आपके पास खाना कितना पड़ा है, कितने साल का पड़ा है अपनी आवाम के लिए। एम्यूनेशन है तो कितने साल का पड़ा है, कितने टाइम तक आपकी फौजें जंग लड़ सकती हैं। एम्यूनेशन की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि जिंदा कितने या ताकतवर कितने, क्या एडवांस वेपन कितने। क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। आपके पास पानी की सिचुएशन क्या है, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स क्या है। अगर आपके एक्सपोर्ट बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो आप कितने टाइम तक अपने जेब की पैसों से इंपोर्ट कर सकते हो? मुल्क की जरूरत है। पुतिन ने 2014 से लेके 2021-22 तक उसने पहले ये सारे मसले हल किए, तभी वो आगे बढ़ा। इंडिया यानी कि क्यों नहीं आप कह करता? रहे हैं कि इसने इसने बड़ी लंबी प्लानिंग की, 5-7 साल प्लानिंग की इस चीज के ऊपर। प्लानिंग सर लंबी भी की, और डिटेल्ड प्लानिंग होती है ना, डिटेल्ड बारीकियों को पकड़ना, वो की। क्योंकि सर केजीबी का चीफ रह चुका है, रशिया का नंबर 1 एजेंट था। केजीबी वो एजेंसी है जिसे सीआईए भी खौफ खाती थी। आप इस चीज से अंदाजा लगा। और दूसरी बात आपने जो की थी कि ये यूरोप को इसने कमजोर कर दिया, तो इसकी प्लानिंग में ये चीज भी शामिल थी पहले से कि मैं यूक्रेन के ऊपर जब हमला करूंगा तो वेस्ट भी और यूरोप भी वहां पर इन्वॉल्व होगा और मैं उनकी भी जो मुआशी जो सूरत हाल उसको भी खराब कर दूंगा। बिल्कुल। इसके ऑब्जेक्टिव में आपको, इसमें एक चीज पहले मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद हम इसके बातें कि इसका क्या एंडिंग क्या है और उसका क्या निकला। इस जंग के चलते
जब भी जंग खत्म होगी आने वाले आप 7 या 8 साल में देखेंगे जो अमेरिका की जो वर्ल्ड इनकम है ना वो 80% से 35% कम हो जाएगी अमेरिका की। ठीक है, अब सर हम आते हैं कि इसके ऊपर कि इसने क्या अचीव क्या किया है इन सब चीजों से। ठीक है, या इसके पहले टारगेट क्या थी। सर देखें, हर चीज था इसके अंदर। इसके अंदर आर्कटिक सर्कल भी था, इसके अंदर यूक्रेन के 4 सूबे जो रशियन थे और जो रशियन भाषा बोलते थे वो भी थे। यूरोप को तबाह करना उसका वो नहीं था, लेकिन क्या है यूरोप को तबाह करना पड़ गया, क्योंकि आज के टाइम में यूरोप के मुल्कों में जो गवर्नमेंट्स बैठी हैं वो अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट्स है। अमेरिका की दुम है, अमेरिका जो बोलेगा वो करेंगे। अमेरिका में कौन है? डेमोक्रेट। डेमोक्रेट कौन है? जो डीप स्टेट के साथ है। डीप स्टेट कौन है? जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ है। ये डीप स्टेट को, ये अमेरिका की डीप स्टेट और डेमोक्रेट्स खत्म हो गए तो दुनिया का 90% मसले खत्म हो जाए आज के वक्त। तो ये चीजें सर हमें देखनी है। और आप एक चीज कभी ना भूलें, मैंने शी जिनपिंग को भी बहुत पढ़ा है, पुतिन और मोदी को तो मैंने मतलब ग्रहण कर लिया अपने अंदर। शी जिनपिंग के बारे में मैं नहीं बोलता, लेकिन पुतिन और मोदी के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों है ना ग्रैंड चेस मास्टर्स हैं। और आप कभी भी ग्रैंड चेस मास्टर से पंगा नहीं लेते। सर ग्रैंड चेस मास्टर आपको पता है कौन होते हैं? बहुत गहरी चालें चलते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि वो क्या करने वाले हैं। अगर इसको आसान भाषा में बोलूं ना, ग्रैंड चेस मास्टर का खिताब उसे मिलता है जो सामने वाले के अगले 64 कदम आपके उसको है ना प्रिडिक्ट कर लेता है। 64 कदम। यानी उसने क्या चाल चलनी है और उसके जवाब में आपने क्या करना, फिर अगर वो ये करेगा तो मैं क्या करूंगा, ये सारी ऐसे वो प्लानिंग होती पहले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दूसरा सर इसमें एक और चीज मैं ऐड करना भूल गया मैं, इसके अंदर रशिया, इंडिया, चाइना को सबसे बड़ी जो मदद करेगा वो सऊदी अरब करेगा और अफ्रीका के मुल्क करेंगे। पहली चीज जो तो हमें नजर भी आ रहा है, आज अफ्रीका रशिया के साथ खड़ा हुआ है, सऊदी अरब भी खड़ा हुआ है। सऊदी अरब ने भी अमेरिका को लात मारी, वो हमें हर चीज दिख रही है। दूसरी चीज, इंटरनेशनल स्विफ्ट का एक है ना डुप्लीकेट अल्टरनेटिव सिस्टम बनाएंगे। अब रशिया के पास जो है, रशिया के पास है FPFS, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। ये सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया का है। इंडिया के पास UPI है। चाइना का है क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम CIPS। और भारत का अपना UPI है। ये तीनों सर कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होके किसको एक अल्टरनेटिव सिस्टम स्विफ्ट का बनाएंगे। और 2 दिन पहले इंडिया की कैबिनेट में UPI को इंटरनेशनलाइज्ड स्विफ्ट का अल्टरनेटिव बनाने का एक ड्राफ्ट सबमिट हुआ है। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हमें देखें। अब इसका देखें आखिर में निकला क्या। आखिर में सर यही निकला कि यूएस और नेटो दुनिया में एक लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं। हर कोई इसके ऊपर हंस रहा है। जिसको जंग समझ में आ रही है ना वो हंस रहा है। ठीक है, जो प्रोपागेंडा में न्यूज चैनल पे है वो उसकी तो क्या बात करें। पूरी दुनिया को एक बार फिर साबित कर दिया, पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ को, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कि अमेरिका और नेटो आर नॉट ट्रस्टवर्दी एलाइज। इनके साथ कारोबार करो लेकिन पहले अपने आप को देखना, फिर इनके साथ कारोबार करना। नेटो में क्रैक आ गए हैं। आप अगर यूरोप में देखें तो 2 हफ्ते में एक रैली निकलती है, 2 हफ्ते में एक रैली। जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में, यूके में, कि मैं नेटो यहाँ पर छोड़ो। थोड़ा जी इंटरप्ट करूंगा कि सिर्फ नेटो के अंदर ये भी था ना कि किसी कोई मुल्क उनके ऊपर हमला करेगा तो वो मिलकर उसका दिफा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो दिफा करने में कामयाब नहीं हुए। ये भी एक नाकामी है ना नेटो की, कि नेटो सारे ममालिक मिलकर भी यूक्रेन का दिफा नहीं कर पाए। सर वो कर नहीं सकते क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ही नहीं है ना। हम्म, पुतिन को ये पता था। उसने नेटो का हिस्सा बनने से पहले, वो बनने वाला था, वो बना नहीं था, तो बनने से बिल्कुल पहले ही जाके यूक्रेन पे हमला कर दिया। तो अब बाकी देखे ना, कोई भी अपने फौजी नहीं भेज रहा, कोई अपनी एयरफोर्स नहीं दे रहा। यूक्रेन को इतना आसरा तो था ना कि मेरी मदद में आएंगे सारे और मुझे बचा लेंगे अगर ऐसे होता है। सर वो वो आ रहे हैं, इस वो आ रहे हैं। देखिए वो आ रहे हैं, पर बात वही है ना कि उनका दिमाग कैपेबिलिटी कम है। पुतिन का दिमाग कुछ ज्यादा चल गया क्योंकि वो सर 8 साल से प्लान कर रहा है इस चीज को।
उसने देखिए 8 ना, साल में हर चीज सोची है। एक तरफ केजीबी का जो है वो आपने जैसे बोला चीफ बिल्कुल है और दूसरी तरफ कॉमेडियन है, फर्क तो होना दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो फर्क होना ही है। आप इसको तो छोड़े, आप यूरोप के लीडर को भी उठा लें, जो बाइडेन को भी उठा लें, तो वो कौन से 30 मार खान है, ठीक है, वो भी ऐसे फारिग इंसान ही है। मैंने आपको बताया ना कि रशिया में मिलिट्री पोजीशंस पे एजेंसी के लोग मेरिट पे आते हैं। अमेरिका में एजेंसी के लोग जो है ना वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो एक बहुत बड़ा फर्क तो आ ही जाता है ना, जिसका जिंदगी का काम ही सारा एजेंसी का करते हुए निकला, अगर वो चीफ बने। फिर पुतिन की बात नहीं कर रहा, उसके जैसे नेशनल डिफेंस कमेटी में जो लोग होंगे, नेशनल सिक्योरिटी में जो होंगे, उसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे रशिया के, वो सारे मतलब उसकी जिंदगी भर वही काम करते आ रहे हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, बैकग्राउंड क्या है, लेकिन आज उसको कोई और पोस्ट दे दी है। सेम यूरोप में भी ऐसा ही है, ठीक है। यूरोप के देखें, इटली को तो कुछ नहीं हो रहा, पोलैंड को तो कुछ नहीं हो रहा, स्पेन को तो कुछ नहीं हो रहा। ये अमेरिका के जितने पट्टे हैं, ये बीच वाले, इन्हीं को क्यों हो रही है तकलीफ, इन्हीं की इकोनॉमी क्यों तबाह हो रही है। तो वही चीज है ना सर कि अच्छा देविक भाई, हाँ, एक चीज और मैं पूछूंगा, जो ये पुतिन के खिलाफ जो बगावत हुई थी उसके पीछे कौन था? कोई भी नहीं। कोई नहीं था, खुद ही ऐसी हो गई। अमेरिका ने $6 बिलियन वो प्रिजोम को दिए थे, जो वैगनर का वो चीफ था। उसने $6 बिलियन अपनी जेब में डाल दिए। उसने एक दिन ड्रामा वरामा किया, चला गया अच्छा, पुतिन के प्री साथ। प्लान था सारा। सर सारी प्लानिंग थी, नहीं तो कोई बेवकूफी होगा। प्रिजोंग, ठीक है, प्रिजोंग जगह बंदा, जिसको आपको पता है प्रिजोंग पॉपकॉर्न बनाता था, पॉपकॉर्न बेचता था, वहां से उठा के इसको वैगनर ग्रुप का चीफ बनाया। और वैगनर ग्रुप है क्या भाई? वैगनर ग्रुप के पास एयरफोर्स तो नहीं है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स तो नहीं है। 25, 30, 40 हजार बंदे, रशिया की 20 लाख की फौज, कैसे कू करेगा? ये हमें पहले दिन से ये सुबह को खबर आई तो हमने बोला, रात को आई थी, ये रात को खबर आई, हमने बोला ये सारा ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है, देखना 24 घंटे में ठंडा। सर 24 घंटे में ठंडा, अगली रात को बिल्कुल ठंडा हो गया। प्रिजोंग बोलता है मैं कोई हमला नहीं कर रहा, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, ठंडा हो गया। अच्छा, कई कई लोग तो जश्न मना रहे थे कि वो जी पुतिन गया जी, हमला हो गया, कब्जा हो गया जी, पुतिन गया, पुतिन की छुट्टी हो गई। उन लोगों को ये नहीं पता ना कि इस दुनिया के लिए अच्छा कौन है। उनको अमेरिका अच्छा लगता है। मैं 100 दफा चाहूंगा कि भाई पुतिन जैसे लोग, ऑटोक्रेट है, डेमोक्रेसी नहीं है रशिया में, ऑटोक्रेट है पुतिन, लेकिन मैं चाहूंगा वो जिंदा रहे, क्योंकि वो इंसानियत के लिए तो ढंग का है ना भाई। मैं मेरी बला से वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, मुझे वो देखना है कि उसने अपने मुल्क के लिए किया, कंट्री फर्स्ट किया उसने, रशिया को उठाया वापस, अपनी जगह पे लेके आया। आज वो बैठ के उसने क्या किया, 3 मुल्कों के साथ अलायंस किया, इंडिया और चाइना के साथ। सऊदी अरब और अफ्रीका भी अब इनके फेवर में आ गए हैं। पूरे हम्म, यूरोप और फ्रांस की बचा के रख दिया इस अकेले में। हम्म, आप ये देखें ना, अभी तक अपना 4th जनरेशन वो और 5th जनरेशन वेपन यूज नहीं किया रशिया ने, सिर्फ पुराने अपने कारतूस यूज किए। उधर आपके पूरे कारतूस एम्यूनेशन खाली करवा दिया अमेरिका का और इसका यूरोप का, इकोनॉमियां उनकी तबाह कर दी, इन्फ्लेशन हाईएस्ट कर दी है वहां पे। अमेरिका में 44 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, 44 साल का। उनके कर्जे ऊपर निकल गए। अमेरिका अभी अभी तो बचा है डिफॉल्ट से बचते करते करते मई में। और डिफॉल्ट में बचा कैसे? डेट सीलिंग को बढ़ा दो। अरे वो हल थोड़ी ना, डेट सीलिंग से कोई डेट थोड़ी ना कम हो जाएगा, या कोई जीडीपी थोड़ी ना बढ़ जाएगी। तो वही जुगाड़ी काम किया ना अमेरिका ने, पाकिस्तान वाला। तो वो सर तबाही हो रही है, आप बेफिक्र हो जाए। अभी और तमाशा होना है, अभी और मजा आना है इसके ऊपर। और सर एक इसके ऊपर चाणक्य का कोट है, मैं चाणक्य के इस कोट को मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। इफ गोल कैन बी अचीव्ड बाय नॉन मिलिट्री मेथड्स, even by methods of intrigue, duplicity, and fraud, I will go for it. I won't advocate an armed conflict. इसका मतलब सर, अगर मुझे जंग जीतनी है और मेरा गोल ये है कि मुझे अगले को तबाह करना है नॉन मिलिट्री मेथड से, तो मैं साम नाम दंड भेद तीनों इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अगर मेरी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से,
खून बहने से बच जाता है। तो यूक्रेन में बह रहा है ना खून, लेकिन जंग तो सर पूरे यूरोप और अमेरिका से लड़ रहा है रशिया। एक इतनी सी जगह पे खून बहा के आप पूरे वेस्ट की तबाह के रख दिए। और देखें सर, एक बड़ी अच्छी कहावत भी है जो ये मिलिट्री लेवल में बहुत कामयाब होती है। जंगें जो होती है ना, जंगें कह लें, हाँ, जंगें जो होती है ना सर, वो आपके हथियारों से जीती जाती है। युद्ध है ना, वो दिमाग से जीता जाता है। और उस युद्ध का मजा ही कुछ और है जहां पर बगैर गोली चलाए बंदा जीते। गोलियां तो चली हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, गोलियां भी चली हैं। यूक्रेन पे चली है ना सर, आप ये देखें चली कहां पर है गोलियां, और जंग किसके साथ है? जंग अमेरिका के साथ है, जंग डीप स्टेट के साथ है। तकरीबन 62,000 के करीब जो अभी फैक्ट एंड फिगर आ रहे हैं कि 62,000 के करीब जो डेथ हुई है यहाँ पर, और इंजरीज भी बहुत ज्यादा हुई हैं। बहुत ज्यादा जो लोगों ने जगह छोड़ी भी है, अपनी माइग्रेशन यहाँ से की है, तो पूरा नुकसान तो यूक्रेन हुआ है, खाली है, बहुत ज्यादा पूरा नुकसान। यूक्रेन खाली हो गया है। ऊपर का जो हिस्सा है वो पोलैंड आके कब्जा करेगा, नीचे का 4 सूबे तो वैसे ही रशिया के पास हैं, बाकी बीच का वो जो होगा वो फिर हम यूक्रेन बोलेंगे आज से, आने वाले वक्त में। लेकिन सही। आप ये देखें ना, आने वाले वक्त में यूरोप क्या होगा, यूरोप की ताकत क्या होगी, अमेरिका की ताकत क्या होगी आने वाले वक्त से? मेरी मुराद है 10 साल। अच्छा यूरोप दीपक भाई, सर, कभी ऐसा ऐसा जी हो सकता है कभी कि रशिया यूरोप के ऊपर कब्जा कर ले कभी, आगे को आए ना, कुछ सर 40-50 साल बाद? रशिया कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि रशिया के वो दद्दी मरूम के सपने में नहीं आता ना, चाइना की तरह कि ये जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है। और रशिया ने कभी किया भी नहीं, हिस्ट्री आप उठा के देख लें। उल्टा यूरोप से गए, मैंने फ्रांस का एग्जांपल दिया, नेपोलियन बोनापार्ट का। रशिया के बाद सर, वो टूटने के बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के हिसाब से, टूटने के बावजूद। तो और क्या कब्जा करके क्या करेगा? उसकी आबादी इतनी नहीं है भाई, रशिया की आबादी 14.5-15 करोड़ तो आबादी है रशिया की। सही। अभी इसको फिर कैसे आप सारे जो अब इसको इख्तिताम इस प्रोग्राम का कैसे करते हैं आप? थोड़ा सा इसको स्टार्ट से लेके एंड तक थोड़ा सा एक, हमें बता दें इसके बारे देखिए, इंतजाम का कंक्लूजन हम इसी तरह करते हैं कि रशिया ने ये जंग चुनी नहीं थी, ये जंग अमेरिका और वेस्ट ने चुनी थी। रशिया ने बोला वेलकम। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव थे कि रशिया के नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा किया जाए, आर्कटिक सर्कल पे कब्जा किया जाए, और रशिया के अंदर जो है उन पे कब्जा किया जाए। में। उसकी प्लानिंग ऐसे थी कि इसको नेटो का पहले मेंबर बनाना था, यूक्रेन को। सर नेटो का मेंबर देखें, नेटो का मेंबर बनने से पहले भी तो कमांड सेंटर और बायोकेमिकल वेपन्स और नाजी सोल्जर्स तो यूक्रेन में चढ़ा दिए थे ना। नेटो के मेंबर बनने से ये होता कि नेटो की जो भी कंट्रीज नेटो में आती हैं वहां पर न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय हो जाते हैं। यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय हो जाते हैं जो रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है, बॉर्डर के साथ है। नेटो का ये था कि उधर न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय हो जाते हैं। सही। ये थी नेटो में लाने की वजह। और फिर ये एक वजह भी मिल जाती है ना कि भाई ये तो बर्दाश्त करेगा नहीं रशिया, यूक्रेन पे हमला करेगा, हम तो 30 मुल्क कूद जाएंगे रशिया के ऊपर। ये भी एक दिमाग में इनकी सोच थी, पर उनको तो नहीं ये पता वेस्ट कि ने अंडर एस्टिमेट किया। वेस्ट ने अंडर एस्टिमेट के साथ साथ सर बहुत कुछ किया। इरेशनल डिसीजंस, इलॉजिकल डिसीजंस, अंडर एस्टिमेट किया है, प्लानिंग भी ढंग से नहीं की है, और भी सर बहुत कुछ किया है। आप प्लानिंग में जाएं, इन कैपेबिलिटीज में जाएं, मिलिट्री स्ट्रेटेजीज में जाएं, और डीप स्टेट की लालच में सब अंधे हो गए। डीप स्टेट की लालच में पॉलिटिशियंस अंधे होके अपने मुल्क को बैंकरप्सी और रिसेशन में डाल दिया। ये अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही थी, यूरोप बेहतरीन, हर चीज उनकी सेटल थी, ये ऐसे काम का बिल्कुल। ये पंगा ले लिया उन्होंने। नहीं सर, मैं कहता हूँ अच्छा हुआ। अब अच्छा है हुआ। दुनिया में सर ये गंद खत्म करना है, अगर अमन चाहिए, देखिए अमन दुनिया में कभी नहीं आएगा। मैं उस चीज की बकवास में मैं मानता ही नहीं, अमन होना फला ढमका, मैं नहीं मानता। जंग करके अमन आता है, मेरा मानना ये है पहली चीज। दूसरी चीज मेरा मानना ये है, अमन को आप कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, पूरा का पूरा अमन नहीं हो जाएगा। 100% गुडी गुडी कुछ भी नहीं होता। तो दुनिया में कम से कम ये फजूल की जो जंगें होती है ना, फजूल की ये जंगें खत्म हो।
ये जो मुल्कों को एक इशारे पे स्टॉक मार्केट पे और बैंकों से लोन के ऊपर जो ये अमेरिका खेलता है वो खेलना उसका बंद हो। अफ्रीका के ऊपर जो ऑपरेशन है, अफ्रीका तरक्की करे ना करे वो उसका खुद का मैटर है, पर तुम्हारी वजह से तरक्की नहीं कर रहा, मसला सारा उधर है ना। तो अफ्रीका को यूरोप के चुंगल से छुड़ाना, हाँ उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि अफ्रीका तरक्की करता है नहीं करता, वो सुपर पावर बनता है नहीं बनता, पर कम से कम एटलीस्ट जो भी है वो खुद है ना भाई। फिलहाल तो तुम्हारी वजह से नहीं है, तो तुमसे तो आजाद हो। और तुमने जो पूरी दुनिया में दादागिरी लगाई हुई है, ये डॉलर के ऊपर, स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर, 50 और चीजें, ये WTO, UN, UNSC, वीटो पावर, ये क्या है, सारे इंस्टीट्यूशन अमेरिका के हैं, वेस्ट के हैं, डीप स्टेट के हैं। अच्छा, जैसे आपने यूक्रेन की मिसाल दी कि यूक्रेन के अंदर भी जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं, उस वजह से वो तरक्की नहीं हो रही, वहां पर पीछे रह गया। यूरोप में होने के बावजूद भी वो इतनी तरक्की नहीं, और इतने रिसोर्सेज हैं उनके पास। ऐसे ही पाकिस्तान को भी आप ऐसे ही देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी डायरेक्टली अमेरिका से एडवाइस लेते हैं और करप्ट हैं वो सारे। यही वजह हो सकती है अगर पाकिस्तान इन जो करप्ट जो पॉलिटिशियंस हैं या अमेरिका से अपना कनेक्शन काट के, जिस तरह इंडिया, चाइना और रशिया एक ब्लॉक बन रहा है, अगर इसी तरीके से पाकिस्तान चाहे कि अपने आप को थोड़ा सा उस जो ब्लॉक है अमेरिकन ब्लॉक से निकाल कर जो इंडियन ब्लॉक है या रशियन ब्लॉक है, चाइनीज ब्लॉक है, इसमें अगर आ जाए तो पाकिस्तान भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, इसकी इकोनॉमी जो पर देखिए इंडियन ब्लॉक तो फिलहाल, इंडियन ब्लॉक को बनने में अभी भी टाइम है, 7-8 साल लगेंगे ऐसा कोई इंडियन ब्लॉक बनने में। पर ये है कि सर कम से कम इंडिपेंडेंट तो रहे। ये जो हो जाते हैं ना, पट्टे हो जाते हैं जो जूतों में जो लोगों के जाके पांवों में पड़ जाते हैं, कम से कम यही बंद कर दो यार, बहुत फर्क आ जाएगा, बहुत फर्क आ जाएगा। अपने मुल्क के बारे में अपने दिमाग से खुद ही सोचो, दूसरे के दिमाग से तुम अपने मुल्क के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे मुल्क की बुराई होगी, कोई दूसरा तुम्हारे मुल्क के बारे में भला थोड़ी ना सोचेगा। बात इंडिया के ब्लॉक में नहीं भी आना है, चले फॉर एग्जांपल 7-8 साल बाद इंडिया का ब्लॉक बन जाता है, पाकिस्तान नहीं जाना चाहता ना जाए, अमन तो कायम कर ही सकता है, ट्रेड तो कर सकता है, टेररिज्म तो खत्म कर सकता है। नहीं जाना चाहे ना जाए, लेकिन कम से कम ना जाने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम ट्रेड भी नहीं करो, मुंह फुला के बैठ जाओ, जी जी, टेररिज्म भी करो, फला भी करो, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना सर। यानी कि अगर दोस्ती नहीं करनी तो दुश्मनी जरूर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हम्म। तो अभी फिर आप क्या इस जो जंग है इसका इख्तिताम कैसे देख रहे हैं, कब तक होगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या नजर आ रहा है आपको? एंड बस थोड़ा सा आप बता दें। नहीं नहीं सर, रशिया जीत रहा है, जीतेगा। और एंड कब होगा ये मुझे नहीं पता है, ये एंड शायद इस साल के एंड तक भी हो सकता है, शायद अगले साल तक भी चले, क्योंकि अभी भी और कमजोर करना है। ये जंग जितनी लंबी चलेगी, यूरोप और अमेरिका उतना ज्यादा कमजोर होंगे। तो जितना कमजोर अब पुतिन करना चाहता है तब तक चलेगी, अब वो कितना कमजोर करना चाहता है ये अब मुझे नहीं पता। तो जेलेंस्की अगर खुद ही कह देता कि जी हम अब नहीं लड़ना चाहते तो फिर? नहीं लड़ना चाहते तो सर वो नहीं बोलेगा ना। आपको पता है बीच में कितनी बातें भी हुई हैं, रशिया ने कोशिश वगैरह भी की, पिछले 1 साल तो कोशिश की, लेकिन आखिरी ये 6 महीनों से तो रशिया ने बोला बेटा अब हमें बात ही नहीं करवा, अब हमें जो करना है वो अब हम करेंगे, उसके बाद फिर जब हमारा दिल करेगा फिर हम बात करेंगे। ये लास्ट 6 महीनों से रशिया ने पोजीशन ली, पिछले पूरा साल रशिया बोलता रहा, नहीं मानी। अब गेम निकल गई हाथ से कि वो टेबल पे बैठो और बात करो। रशिया के लिए भी निकल गई ना, रशिया भी जंग में लंबा खिंच गया ना, उसके भी तो फौजी तो मरे, चलो कम मरे, मरे तो है ना। तो वो एक अब अलग लेवल पे चलेगी, अब वो टेबल पे बातचीतें नहीं होंगी, ऑब्जेक्टिव पूरे किए जाएंगे, और जब ऑब्जेक्टिव पूरे किए जाएंगे जंग रातों रात रोक दी जाएगी। वो शायद सर अगले महीने भी हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है, क्योंकि अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कितना उसको डैमेज करना है वेस्ट को, ये तो अब पुतिन को पता है, या मोदी को पता है, या शी जिनपिंग को पता है। हमारा तीनों से कोई राब्ता नहीं है। चले, हमें ये तो नजर आ रहा है कि वेस्ट को नुकसान हो रहा है, वेस्ट की इकोनॉमी जैसे आपने बताया कि बैठती जा रही है, अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट जो है अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट पर पहुंच चुका है। तो ये सारे तो बेचारे परेशान हैं इस जंग को लेकर, और
इनका अपना किया धरा है सारा, कि ये इन्होंने जिस तरीके से रशिया के खिलाफ प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग इनके अपने गले में पड़ गई है। जिस तरीके से बिल्कुल। जो उनके पुतिन, आपने बताया आपने कि वो केजीबी का जो चीफ रह चुका है, और केजीबी जो एक आम तंजीम नहीं थी, दुनिया की जो मानी हुई तंजीम है। तो बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा तज्जिया किया। हमारे जो देखने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि उनको आपकी सारी बातें जो है बड़ी अच्छी लगी होगी, और बड़ी डिटेल के साथ आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। जी, अगर मैं इसमें हम एक देखेंगे कि एक एक चीज दर्शकों से माफी चाहता हूँ, मैंने काफी चीजें आगे पीछे करके बताई हैं, लाइन वाइज हम नहीं चले, पर ये कि ये जी, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। हाँ, हमने कवर सारा कर लिया ए टू जेड। चले, ये हमारे जब देखने वाले हैं वो इसको देख के हमें कमेंट्स करेंगे कि हमने किस हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। अगर कुछ इसमें कमी रह गई होगी तो इसके ऊपर हम एक फॉलो अप जो है प्रोग्राम एक और कर लेंगे। तो बिल्कुल। दिवेक भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शुक्रिया आपने सर। 2-3 दिन इसके ऊपर जो है मुकम्मल रिसर्च की और बहुत पेपर वर्क किया। आप जैसे कि आपने बताया कि 25-30 जो है आपने जो पेजेस जो है वो तैयार किए थे इसके ऊपर, अपने दिन रात मेहनत की। तो आपका बहुत थैंकफुल, बहुत ही शुक्रिया आपका कि आपने हमारे देखने वालों के लिए इतनी मेहनत की और दिन रात जागे। थैंक यू वेरी अरे मच। ये देखे, भरे थैंक पड़े यू सर, पेपर मेरे को। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक नमस्कार, यू, नमस्कार। शुक्रिया।